समर हेल मैथ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जीनियस है और पूरे कैंपस की सबसे ब्यूटीफुल लड़की जिसे सब जानते हैं। एकदम कूल, शांत और अकेले रहने वाली। हर साल वो नेशनल स्कॉलरशिप जीतती है। उसका बस एक ही कमी है, वो बहुत गरीब है। इतनी गरीब कि कैंटीन में $3 का नॉनवेज खाना लेने के लिए भी बार बार सोचती है। और मैं, नेथन कोल, अपने पापा के पैसे पर मौज करता हूँ। मैंने अपना जीपीए पूरे डिपार्टमेंट में सबसे लास्ट कर दिया है। मुझे लाइन पर रखने और ग्रेजुएशन करवाने के लिए मेरे एडवाइजर ने मुझे समर के स्टडी ग्रुप में भेज दिया। पहली मीटिंग में हमेशा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। समर के लिए शायद मैं बस एक अमीर और बुद्धू लड़का हूं, और मेरे लिए वो एक ठंडी, बिना दिल वाली पढ़ाई की मशीन है। उस दिन हम लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ रहे थे। वो ध्यान से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रही थी। मैंने अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकाला और हमारे खुले टेक्स्ट बुक पर रख दिया। हे समर, क्या ये सब बोरिंग नहीं लगता? मुझे कैलकुलस पढ़ा दो। $1000 पर आवर, बोलो डील है या नहीं? समर ने टेबल पर रखे कार्ड को देखा और बिना रुके उसे वापस पुश कर दिया। नेथन, तुम्हारा पैसा दिमाग नहीं खरीद सकता, मुझे परेशान मत करो। उस वक्त मैं हैरान रह गया। मेरे अमीर बाप के बेटे वाले घमंड को पहले कभी ऐसी चोट नहीं लगी थी, और पता नहीं क्यों उसकी ये शांत, ना हिलने वाली और घमंड से भरी गरीबी मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। तो मैं हर बहाना ढूंढने लगा ताकि वो मुझे नोटिस करे। जहां डिपार्टमेंट का हर लड़का उसे फूल भेजकर और लव लेटर्स लिखकर अपना दिमाग खराब कर रहा था, मैंने विदेश में अपने एक दोस्त से बहुत पैसे खर्च करके वो पुरानी फॉरेन टेक्स्ट बुक्स मंगवाई जो समर को कभी नहीं मिल सकती थी। समर उन्हें देखते ही शॉक हो गई। मैंने बुक्स उसके सामने स्लाइड कर दी, एकदम कैजुअल होकर। ठीक है, ये बोरो कर लो, पर एक कंडीशन पर। मेरे कैलकुलस के मार्क्स फेल से ऊपर ला कर दो। मुझे लगा हम ऐसे ही चलते रहेंगे, इस स्ट्रेंज तरह के रिलेशन में स्टक रहकर, जब तक फाइनेंशियल एड के स्पॉट को लेकर हुए हंगामे ने हमारी किस्मत को एक साथ हमेशा के लिए जोड़ नहीं दिया। वो फाइनेंशियल एड जो समर को मिलने ही वाली थी, अचानक लिस्ट में किसी और का नाम आ गया। जेडन मार्श उसके पास गया, एकदम घमंड के साथ। वाह, ये तो हमारी स्टार स्कॉलर है। इतनी स्टबन मत बनो, ये स्पॉट उसको मिलता है जिसके पास टैलेंट होता है। अगर तुम सच में इतनी गरीब हो तो मुझसे भीख मांग लो, शायद मैं तुम्हें हर महीने कुछ पॉकेट मनी दे दूं। जेडन एक अमीर बाप का बेटा था जिसके पास बहुत कनेक्शंस थे। उसके परिवार ने अभी स्कूल को लैब इक्विपमेंट डोनेट किए थे। उसे पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, वो बस अपने रेज्यूमे में ये सब लिखना चाहता था। मैं ये सब पास के एक पिलर के पीछे से देख रहा था। पुराना मैं होता तो समर को 8 से 10 गुना ज्यादा पैसे दे देता और बोलता, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर मुझे पता था कि इससे उसका बचा कुचा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। समर को भीख नहीं, जस्टिस चाहिए था। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जेडन मार्श के बारे में सब कुछ पता करो। हर एक प्रूफ ढूंढो कि उसे ये एड कैसे मिली। मैंने सारे प्रूफ्स डीन के डेस्क पर रख दिए। सोफा पर बैठकर मैंने अपना मूव बनाया। डीन, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल का नाम या मार्श फैमिली से मिले कुछ पुराने माइक्रोस्कोप्स? क्योंकि अगर ये बात ऑनलाइन चली गई तो अगले साल इस डिपार्टमेंट की एडमिशंस मुश्किल में पड़ जाएगी। मेरे प्रूफ के साथ अगले ही दिन लिस्ट ठीक कर दी गई। जेडन को पनिश किया गया, एडवाइजर को जॉब से निकाल दिया गया और समर को वो जगह वापस मिल गई जो उसकी थी। बाहर बारिश हो रही थी। मैं अम्ब्रेला लेकर उसके पास गया। आओ, मेरे पास अम्ब्रेला है। उस दिन के बाद हम दोनों नेचुरली एक साथ आ गए। वो दिन कितने खूबसूरत थे। मुझे स्टडी हॉल से सबसे ज्यादा नफरत थी, पर जब तक वो वहां होती, मैं अंदर जाता और उसके पास बैठ जाता, एकदम सीधे बच्चे की तरह। 3 साल में उसने मेहनत करके मेरा जीपीए बढ़ाया। सीनियर ईयर में ग्रेड स्कूल सिलेक्ट करने से एक हफ्ते पहले वो लाइब्रेरी से वापस आई और उसने मुझे पेंट ब्रश के साथ कंट्री के मैप पर ड्राइंग करते हुए देखा। मैंने मैप पर एक जगह पॉइंट किया। देखो, ये कैपिटल है। ये वो स्कूल है जहां तुम अपनी हायर स्टडीज करोगी, और ये वो स्कूल है जहां मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। 2 पॉइंट्स के बीच का रास्ता एकदम सीधा होता है। हम एक दूसरे के इतने क्लोज होंगे। समर मेरे पास बैठ गई, स्माइल करते हुए। जो तुम कहो। जब मुझे लगा कि मैं इस ठंडी घमंडी लड़की को कैपिटल तक ले जाऊंगा, हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, तभी किस्मत ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं हॉलवे में था जब फोन आया। नेथन, तुम्हारे पापा ने जंप कर लिया है। कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। सब कुछ सीज हो गया है। लोन वाले घर के बाहर नाइफ लेकर खड़े हैं। वापस मत आना, जो भी हो जाए वापस मत आना। एक ही रात में मैं आसमान से सीधा कचरे में गिर गया। करोड़ों का लोन, पापा की डेथ और मम्मी की तबीयत खराब, सब कुछ एक पहाड़ की तरह टूट पड़ा। मैं उस दिन रात को घर भागा। टेप से सील्ड किए अपने बड़े घर के सामने खड़े होकर मुझे एक ऐसी घबराहट हुई जो मैंने कभी फील नहीं की थी। मुझे समझ आ गया कि अब कैपिटल जाना नामुमकिन है। मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। पढ़ाई के ब्रेक में मैंने उससे पूछा, समर, अगर एक दिन मैं एकदम गरीब हो जाऊं, लोन के नीचे दब जाऊं और कैपिटल ना जा पाऊं,
तो तुम क्या करोगी? समर का फेस सीरियस हो गया। क्या तुम बैंकरप्ट हो गए हो? मैंने झूठी हंसी हंसकर बात टाल दी। नहीं रे, ये तो ऑनलाइन एक क्विज था। सच्ची बताऊं? उसकी आंखें एकदम स्टेडी थीं। मुझे शायद अभी भी फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मैं पार्ट टाइम काम करके तुम्हें सपोर्ट करूंगी। उस एक लाइन ने मेरा डिसीजन पक्का कर दिया। मैं उसकी लाइफ खराब नहीं कर सकता था। ग्रेजुएशन पर मैंने जानबूझकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। जब मैं गिरने लगा तो समर ने मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ पकड़ने के बजाय मैंने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। मैंने उसे देखा, पॉकेट से पैसे निकाले और उसके फेस पर फेंक दिए। मैं अब ये गेम नहीं खेलना चाहता समर। ये गरीब की हेल्प करने का प्रोजेक्ट अब खत्म होता है। तुम्हारे साथ रहना बहुत बोरिंग था। हमारा खत्म हो गया। समर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन से पैसे उठाए और हाथ में पकड़ लिए। अपने आंसू रोकते हुए वो कांपती हुई खड़ी हुई और मुझे लास्ट टाइम देखा। ठीक है। और ये ग्रेजुएशन डे का सबसे बुरा सीन था। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं अपनी आवाज दबा रहा था। वो लास्ट टाइम था जब हम मिले थे। ग्रेजुएशन के बाद वो पढ़ाई करती रही और मैं एक रास्ते के कुत्ते की तरह विदेश भाग गया, जिसका कोई घर नहीं होता। करोड़ों का डेट लेकर उस नर्क में जाते हुए जो मुझे पूरा खा जाएगा। लोग हमेशा सोचते हैं कि बैंकरप्सी बस बैंक अकाउंट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पर जो इसमें जीता है बस वही जानता है। ये आपको इंसान से कचरा बना देता है। करोड़ों का लोन, डेली कलेक्शन कॉल्स, जो मेरी मम्मी को मार रहे थे, उन्होंने मुझे उस रास्ते पर भेज दिया जहां मेरी जान जा सकती थी। अंडरग्राउंड क्लिनिक में ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट बनना। वहां टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में 3 साल में मैं ओल्ड सैम से मिला। ओल्ड सैम 50s में एक माइग्रेंट था। अपने बेटे को घर पर पैसे भेजने के लिए वो 3 साल से वहां अपना ब्लड बेच रहा था। उस रात बेसमेंट में वो बहुत बीमार हो गया। परेशानी के डर से अंडरग्राउंड क्लिनिक के डॉक्टर ने उसकी हेल्प भी नहीं की। उन्होंने बस उसे फ्लोर पर फेंक दिया ताकि जब उसकी सांस रुक जाए तो उसे कचरे में फेंक दे। मैं अपने बेड से गिरता हुआ सैम के पास गया। अपनी लास्ट पावर के साथ सैम ने अपने शर्ट के बटन खोले, एक फोल्डेड डॉलर बिल निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। बच्चे, जिए जाओ, बस जिए जाओ। और उसी के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। ओल्ड सैम मर गया। मैं उसकी बॉडी को देखता रहा, उस फटे हुए बिल को देखता रहा और मैं पूरी तरह टूट गया। ओल्ड सैम मर गया। वो ब्लड से भरा डॉलर बिल मेरे घमंड को पूरी तरह तोड़ने वाली आखिरी चीज बना। कोल फैमिली के वारिस का घमंड जो कभी अनटचेबल था। उस दिन के बाद से वो पुराना नेथन हमेशा के लिए मर गया। मैं नाली का एक चूहा बन गया जो पैसे के लिए अपनी बोन्स भेजने को तैयार था। मुझे लगा था समर को दूर भेजने से उसका फ्यूचर अच्छा होगा, पर मैंने उसे कम समझा था। समर की मम्मी ने उसके फेस पर फिंगर दिखाते हुए कहा, इस यूजलेस मैथ डिग्री का क्या फायदा? क्या इससे खाना मिलेगा? तुम्हारे भाई को अभी भी घर के लिए पैसे चाहिए। मेरे साथ घर चलो और शादी कर लो। उनके बीच की फाइट को कम करने के लिए उसके पापा ने फैमिली का एक जेड ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना दिया। समर ने अपना हाथ उठाया और ब्रेसलेट को देखा। बिना किसी डर के उसने उसे निकालकर वापस फेंक दिया। उसका परिवार शॉक में देख रहा था। समर की आवाज एकदम कोल्ड थी। मैं वो 3 लाख वापस कर दूंगी, चाहे मुझे कचरा उठाकर ही पैसे क्यों ना जमा करने पड़े। आज के बाद मैं जीऊं या मरूं, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसी रात उसने अपना सामान पैक किया और हॉस्टल छोड़ दिया। उसने मैथ ग्रेजुएट प्रोग्राम की अपनी कंफर्म सीट छोड़ दी और देश के टॉप मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गई। महीनों तक खाना नहीं खाया, बहुत परेशान रही। इससे उसे सिवियर अल्सर्स और नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, पर मेरे लिए उसकी नफरत ही उसे जिंदा रख रही थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए खुद को सबसे बुरा पनिशमेंट दे रहे थे, पर किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। इसने एक लास्ट पेनफुल मोमेंट अरेंज किया। ब्रेकअप के 3 साल बाद समर ने अपनी मेहनत से मेडिकल स्कूल में जगह बना ली थी। एक अच्छी स्टूडेंट होने के नाते वो अपने टीचर के साथ उस देश में आई जहां मैं था। उसने मुझे खांसते हुए सुना और पागलों की तरह भागी आई, रास्ते की गाड़ियों को इग्नोर करते हुए। मेरा नाम चिल्ला रही थी। नेथन। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, भागो। मैं एक डंपस्टर के पीछे छिप गया, अपने मुंह पर हाथ रखा और आवाज ना निकलने के लिए खुद को रोका। गंदा पानी उसके साफ सुंदर शूज को भिगा रहा था। उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं और उनमें आंसू थे जब वो गली में चिल्ला रही थी, नेथन, वो तुम ही थे ना? बाहर आओ। नेथन, तुम कमीने, अभी के अभी बाहर आओ। मेरी हिम्मत नहीं हुई कोई आवाज करने की। मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। और उसी वक्त मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत तेज हुए। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चिल्ला पड़ता। उसका क्लासमेट बोला, समर, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, हमें जल्दी चलना होगा। जब वो चली गई तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। ब्रेकअप के 5 साल बाद मैंने बिना सोचे समझे खुद को ड्रग ट्रायल्स में डाल दिया। मेरा इम्यून सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया। मैंने अपने बॉडी के बदले $30 मिलियन लिए।
ताकि पापा का पूरा डेट चुकाया जा सके। मैं अब साफ हूं, डेट फ्री हूं, पर मेरी अपनी लाइफ अब खत्म होने वाली है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे डर इस बात का है कि मेरी डेड बॉडी लेने वाला भी कोई नहीं होगा। 6 साल हो गए। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। बस दूर से उस सिटी को देखना चाहता हूँ जहां वो रहती है। घर वापस आकर मैंने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तब तक मेरा सर शेव हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि इस गड्ढे के एकदम किनारे पर जिस लड़की को मैंने अपने हाथ से दूर किया था, वो हाथ में स्कैल्पल लिए खड़ी है, मेरे चारों तरफ जाल बिछाकर, मुझे मौत के मुंह से वापस लाने के लिए। नर्स ने मेरी मेडिसिन्स लाई, मेरे फोन स्क्रीन को देखा और बोला, फिर से विग देख रहे हैं मिस्टर कोल? तभी डोर खुला। नर्स ने घूमकर रिपोर्ट किया, डॉक्टर हेल, ये हमारे ग्रुप के नए पेशेंट हैं। इन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया है। मैंने देखने के लिए घूमा कि ये डॉक्टर हेल कौन है, और जैसे ही मैंने वो फेस देखा, एक ऐसा फेस जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था, मैंने उनके कोट पर लगे नेम टैग को देखा, समर हेल। मेरा फेस खराब हो गया। मैं जल्दी से उठा, अपना विग पकड़ा और सर पर लगा लिया। समर बस शांत होकर मुझे देखती रही। नर्स ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, मिस्टर कोल, ये डॉक्टर हेल हैं, हमारी टीम की लीड। ये आपके पूरे ट्रीटमेंट प्लान को देखेंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। मेरा कान शर्म से लाल हो रहा था। नेथन कोल, मेल, 28। 5 साल पहले विदेश में काम करते वक्त उनके नेक लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हुई थी। प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। आगे की पैथोलॉजी? समर ने बात काट दी, बस इतना काफी है, आप रुक सकती हैं। नर्स सरप्राइज हो गई, ओह, आप इस पेशेंट को जानती हैं? मैंने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा, उसका आंसर सुनने के लिए। नहीं, समर ने कहा, इनका केस फाइल थोड़ा अलग है, मैंने पहले ही देख लिया था। नर्स नॉर्मल हो गई, अपने नोट्स देखते हुए। उनके जाने के बाद मैं वहां लेटा रहा, मेरी सांस बहुत तेज चल रही थी। मेडिसिन की वजह से या उसे देखने के शौक से मुझे वॉमिट हो गया। मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे दोस्त ने मेरी पीठ थपथपाई, ये तो बहुत बुरा रिएक्शन है। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर हेल को ढूंढता हूँ, वो स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें पता होगा क्या करना है। मैंने कमजोरी से उसका पैर पकड़ा, जरूरत नहीं है, मुझे इसकी आदत है। अगर मैं हर बार डॉक्टर को परेशान करूंगा तो वो मुझसे बोर हो जाएंगी। नर्स मुझे इंजेक्शन देने आई और पूछा, क्या आप डॉक्टर हेल को जानते हैं? नहीं, मैंने कंफ्यूज होकर कहा। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नर्स ने बताया, डॉक्टर हेल बहुत बिजी रहती हैं, वो ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। पर इस बार उन्होंने आपकी फाइल देखी, आपके डॉक्टर को खुद इंस्ट्रक्शन दिया और ये स्पेशल एंटी नोजिया इंजेक्शन बस आपके लिए ऐड करवाया। ये सुनकर मैंने सोचा, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट पर मैं समर पर डिपेंड नहीं रह सकता। मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस थे और मैं ब्लैंकेट के अंदर रो रहा था। अगले दिन मेरा बैग पैक्ड था। मैं बेड के किनारे पर बैठा था, अपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट के पास होने का वेट कर रहा था। समर गुस्से में रूम में आई। उसके हाथ में मेरा ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म था। मैंने ऊपर देखा और उसने मेरे सामने ही उसे फाड़कर कचरे में फेंक दिया। मेरी मुट्ठी कस गई। समर, तुम क्या कर रही हो? इससे पहले कि वो कोई आंसर देती, मैं बेड पर गिर पड़ा। अपने हाथ पॉकेट में रखते हुए समर ने कहा, इस दौर के बाहर जाओगे तो 3 महीने भी जिंदा नहीं रहोगे। मैंने अपने दांत पीसे। ये मेरी लाइफ है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे तुम्हारी झूठी केयर नहीं चाहिए। गुस्सा होने के बजाय समर ने साफ कहा, मिस्टर कोल, आपकी लाइफ अब मेरी मेडिकल टीम के हाथ में है। मैंने इस पर साइन नहीं किया है। आप कहीं नहीं जा रहे। वो नर्स की तरफ मुड़ी और बोला, बेड 23 ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। आज सेडेटिव्स का डोज बढ़ा दो। वो घूमकर बाहर चली गई, मुझे रूम में अकेले छोड़कर। कुछ दिन और बीत गए। मैं व्हीलचेयर पर लेक के पास फ्रेश एयर ले रहा था। मेरा बॉडी अभी भी कांप रहा था और खांसी हो रही थी। तभी कोई मेरे सामने आया, समर का कॉलेज क्लासमेट और शायद उसका फियांसे। इयन बेनेट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस्टर कोल, क्या कोइंसिडेंस है, आप यहाँ कैसे? मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं इयन बेनेट हूँ। आप समर को कैसे जानते हैं? मैंने खुद को और उसे झूठ बोलते हुए आंसर दिया। हम कॉलेज क्लासमेट्स थे, बस क्लासमेट्स। इयन ने पहले से ही अपना ध्यान रखा था। मैंने जो सुना वो थोड़ा अलग है। तुम समर के एक्स बॉयफ्रेंड हो। तुमने ग्रेजुएशन के साल उसे छोड़ दिया, उस पर पैसे फेंके और डिसअपियर हो गए। क्यों? क्या तुम्हारा परिवार बैंकरप्ट हो गया था? क्या ये तुम्हारा तरीका था उसे दूर करने का ताकि वो परेशान ना हो? तुम्हें लगता है इससे तुम अच्छे बन जाओगे? तुम्हें लगता है उसके लिए वो लोन चुकाना, विदेश जाकर गलत काम करना, खुद को ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट बनाना,
खुद को आधा इंसान और आधा भूत जैसा बना लेना। तुम्हें लगता है इससे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी? वैसे मुझे तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी समर से एंगेजमेंट हो रही है। मुझे पता था वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो मैंने उसकी बात मानी। तुम क्या सुनना चाहते हो, कि मुझे अफसोस है? क्या तुम्हें नहीं है? इयन ने वापस पूछा। मैंने प्रिटेंड किया। ओह हाँ, मुझे अफसोस है। मैं अभी जाकर समर को वापस जीत लूंगा। मैं उससे अपना लव कन्फेस करूंगा। उसके सामने रोऊंगा। कहूंगी कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। उससे कहूंगा कि वो तुम्हें अभी छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। इयन ने स्माइल किया और बोला, समर, अगर तुम्हारा एक्स अभी तुमसे प्यार का इजहार करे, तो क्या तुम सच में उसके पास वापस चली जाओगी? मैंने अपना सर घुमाया और देखा समर थोड़ी दूर खड़ी थी। वो मेरी तरफ स्लो आई। आगे बढ़ो, ट्राई करो। मैंने अपना थूक निगला। क्या ट्राई करूं? समर मेरे पास आई। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। आगे बढ़ो, ट्राई करो। मुझे बताओ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। देखो मैं वापस आती हूं या नहीं। मैंने अपना सर पकड़ा और शांति में सोचा। वो क्या कर रही है? मजाक उड़ा रही है? उसने मेरे व्हीलचेयर को आगे पुश करना शुरू किया। बोल नहीं रहे? बुद्धू बन रहे हो? मैंने कहा, क्या बोलना है? क्या जो तुमने अभी कहा वो सब बकवास था? मैं तो बस उसे आंसर देने के लिए बोल रहा था। उसके हाथ व्हीलचेयर पर रुक गए। क्या ये मजाक है तुम्हारे लिए, नेथन? मेरे साथ ऐसा खेलना? क्या प्यार की बस इतनी ही वैल्यू है तुम्हारे लिए? इतना सस्ता? मैंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। मुझे सॉरी बोलना है जो मैंने तुम्हें परेशानी दी। समर ने बताया, इयन और मेरी एंगेजमेंट हुई है, पर यह पूरा उसके पापा का आइडिया है, उसका या मेरा नहीं। मैंने ही उसे आज यहाँ आने को कहा था। जो भी उसने तुम्हारे बैंकरप्सी और ड्रग ट्रायल्स के बारे में कहा, मैंने ही उसे बोलने को कहा था। मैंने कड़वाहट से हंसा। तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर मैं बैंकरप्ट नहीं होता और तुम्हें नहीं छोड़ता, तो तुम्हें डीन का बेटा कभी नहीं मिलता। समर ने मेरी चिन पकड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा था। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहती हूं कि तुम एकदम इडियट हो। शर्म ने मुझे घेर लिया। मुझे उस टाइम के लिए सॉरी बोलना है। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मुझे जाने दे सकती हो? तुम्हें जाने दूं? समर ने कहा। तुम्हें लगता है मुझे इसकी केयर है? मैं इस रास्ते पर इतनी आगे आ गई हूं नेथन। तुम्हें लगता है मेरी इंसल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता था कि तुमने बैंक्रप्सी की वजह से ब्रेकअप किया था? कि तुम विदेश में बीमार पड़ गए और मुझसे छिपाते रहे? जैसे ही मुझे लगा कि शिकार खुद ट्रैप में फंस गया। मुझे नहीं पता था कि उस शिकार का वेट करने वाली हंटर ने पहले ही 6 साल लगाए थे। अपने खून से मेडिसिन नाम का एक जाल बनाया था, जो बस मेरे लिए था। वापस अपने हॉस्पिटल बेड पर मैंने अपना फोन उठाया और मार्कस को कॉल किया। हेलो। हे नेथन, क्या हुआ? वो समर के बारे में है। मुझे पता है मैंने जो किया वो सही नहीं था, पर तुमने तब सब कुछ इतना बुरा खत्म किया था। उस पर पैसे फेंके और डिसअपियर हो गए। मुझे बाद में पता चला कि तुम बस गरीब नहीं थे, तुम्हें विदेश में ब्लड कैंसर भी था। समर मेरे घर के बाहर पूरे 1 हफ्ते तक खड़ी रही, वेट कर रही थी। 5 दिन नेथन। उसका वेट 5 किलो कम हो गया मेरे सामने। तुमने नहीं देखा वो कैसी लग रही थी? उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे कोई भूत हो। अगर मैंने उसे सच नहीं बताया होता, तो वो खुद को खत्म कर लेती। जब उसे पता चला, उसने मैथ ग्रेड स्पॉट छोड़ दिया। मेडिकल स्कूल के एग्जाम में लग गई। मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे, इसीलिए मैंने इतने सालों तक तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। तुम अभी भी वहां हो। हाँ, मैंने सुना। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। परेशानी के लिए सॉरी। मैंने फोन काट दिया और हाथ से फेस कवर करके रोने लगा। मुझे एकदम इडियट फील हो रहा था। मुझे लगा मैं कोई हीरो हूं, पर मुझे नहीं पता था कि उसे प्रोटेक्ट करने के मेरे आइडिया ने उसके सबसे बड़े ड्रीम को तोड़ दिया था। मैंने उसे एक ऐसी जगह बांध दिया जो वो डिजर्व नहीं करती थी। उसे 6 साल तक नर्क में रखा। समर राउंड्स के लिए अंदर आई। मुझे रोते हुए देखकर भागकर आई। नेथन, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? जैसे ही उसका हाथ मेरे पास आने लगा, मैंने खुद को पीछे खींच लिया। मेरी आवाज में दर्द था। तुमने ग्रेड स्कूल के लिए अपना सब्जेक्ट क्यों बदला? तुम्हें मैथ्स सबसे ज्यादा पसंद था ना? तुम पागल हो। मुझे तुमसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? समर ने मेरा हाथ ध्यान से पकड़ा। उसकी आवाज शांत थी। तो तुमने मार्कस से बात कर ली? चलो अब वापस एक साथ हो जाते हैं। अब कोई ब्रेकअप नहीं, प्लीज। मेरे अंदर डर भर गया। नहीं, मैं मर सकता हूं समर। मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकता। समर आगे आई और मुझे गले से लगा लिया। नेथन, मुझे पता है तुम किस बात से डरते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ कभी खराब नहीं करूंगी। अगर एक दिन मौत भी हमें अलग कर दे,
मैं समर हेल ये प्रॉमिस करती हूँ, मैं नेथन कोल के लिए अपनी लाइफ कभी खत्म नहीं करूंगी। मैं मौत के पीछे नहीं आऊंगी। मैं पूरी लाइफ अच्छे से जीऊंगी जब तक बूढ़ी ना हो जाऊं। तो क्या तुम अब बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं उसे देखकर शॉक हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करेगी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं समर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे सेकंड कीमो के बाद समर मेरे टेस्ट रिजल्ट्स देख रही थी, तभी मेरे लैंडलॉर्ड का कॉल आया। मेरा बेटा शादी कर रहा है, मुझे अपार्टमेंट वापस चाहिए। मैं पेनाल्टी के डबल पैसे दे दूंगा। आपके पास शिफ्ट होने के लिए 2 दिन है। मैंने आह भरते हुए समर की तरफ देखा। लगता है मुझे नया घर ढूंढना पड़ेगा। बिना किसी डर के उसने कहा, मेरे साथ रहने आ जाओ, ये हॉस्पिटल के पास है, ट्रीटमेंट के लिए कन्वीनियंट रहेगा। मैंने आंखें झुकाई सरप्राइज होकर। हाँ। वो मेरी तरफ घूमी। तुम्हें रहने की जगह चाहिए? उसके डिसीजन के सामने मैं शांति से कहा, ठीक है। समर ने मेरा बैग पैक करने में हेल्प की। मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया और उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। और ऐसे ही मैं समर के घर में रहने लगा। पर एक साथ रहने से डॉक्टर हेल का वो शांत फेस हट गया और अंदर का डर बाहर आ गया। उस रात मुझे बहुत तेज बुखार था। दर्द इतना था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। समर मेरे पास बैठी रही, मुझे देखती रही, दर्द और डर के बीच फंसी हुई। उसके आंसू मेरे हाथ पर गिरे जब वो मेडिसिन ढूंढ रही थी ताकि मेरा दर्द कम हो सके। जैसे ही मेरी आंखें खुली, वो मेरे ऊपर गिर गई। उसकी आवाज टूट रही थी, नेथन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी नहीं, ऐसे नहीं, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम सच में मेरे पास बचे हुए आखिरी पोषण हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे शांत करने की कोशिश की। मैं नहीं जा रहा हूं समर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। उस रात के बुखार ने मेरे अंदर जीने की सबसे बड़ी इच्छा जगाई। मैंने खुद से कहा, चाहे मुझे मौत से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक सुबह मैं उठा और पैरों के बल रूम से बाहर निकला ताकि समर मुझे बिना बाल वाले ना देखे। पर वो वहां लिविंग रूम में शांति से बैठी थी, मेरी हर मूव को देख रही थी। मैंने अपना सर पकड़ा, अपने बिना बाल वाले सर को छिपाने की कोशिश की। बस अभी उठा हूं, बाथरूम जा रहा हूं। उसने अपनी कॉफी रखी और मेरी तरफ आई। हिलो मत। उसने मुझे वॉल से लगाया और मुझे किस किया। मुझसे छिप रहे हो? हाँ, उसने मजाक किया। मेरा फेस लाल हो गया। मैं तुमसे नहीं छिप रहा हूं, बस देखो मत, ये खराब लग रहा है, मैं किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा हूं। उसने मेरा सर ध्यान से पकड़ा। ये खराब नहीं है, एक्चुअली तुम पर ये ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से किस करना चाहती थी, पर तुम उस विक को लेकर परेशान रहते थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम में ले गई। क्या तुम्हें सर शेव करना आता है? मैं 3 स्टेप पीछे हटा। मेरे बाल पहले ही चले गए हैं, मुझे शेव क्यों करना पड़ेगा? वो मेरे सामने खड़ी हुई और मशीन मेरे हाथ में दे दी। मेरा मतलब है मेरा सर शेव करो। मैं डर गया। वेट, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे शौक को इग्नोर करते हुए वो चेयर पर बैठ गई। मैं बहुत छोटी लगती हूँ, पेशेंट्स मुझे सीरियसली नहीं लेते। बिना बाल के मैं ज्यादा एक्सपीरियंस लगूंगी। आओ ना। नहीं, मैंने साफ मना कर दिया। मुझे रुकते हुए देखकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों ने मिलकर उसके बाल शेव कर दिए। एक बार जब ये हो गया, मैंने उसकी तारीफ करने की कोशिश की। तुम अभी और छोटी लग रही हो, जैसे कोई नई इंटर्न जो अभी हॉस्पिटल में आई हो। वो आगे आई और मुझे फिर से किस किया। अगर मेरा सर शेव करने से मुझे तुम्हारे साथ हर दिन ऐसे रहने का चांस मिलता है, तो ये वर्थ इट है। और जब तुम्हारे बाल वापस आएंगे और मुझे उसे शेव करना पड़ेगा, तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ वही किया है। मैं हंस पड़ा। मैं फिर भी तुमसे गुस्सा होऊंगा। उस दिन के बाद से हमारे छोटे से घर में एक के बजाय 2 बिना बाल वाले सर थे। जब हम बाहर जाते, हम शांति से अपने विग्स पहन लेते और एक दूसरे की आंखों में हम सच देख सकते थे। सबसे खराब कंडीशन में भी एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए थे। अगले कुछ हफ्तों में मैंने कीमोथेरेपी का एक और राउंड पूरा किया। नई मेडिसिन का रूटीन खत्म हो गया और मैजिक की तरह मेरे सारे टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल हो गए। बीमारी पर बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया था। समर ने रिपोर्ट देखी और सांस ली। फिर वो दूसरे रूम में गई और रोजेस का बुके लेकर वापस आई, जो उसने मेरे हाथ में दे दिया। उसने मेरी आंखों में देखा। नेथन, मुझसे शादी करोगे? खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हाँ। शादी रजिस्टर करने से एक दिन पहले हम वेडिंग रिंग्स बनाने गए। समर ने अपने बैग से एक पुराना टिन का बॉक्स निकाला और शॉप ओनर की तरफ बढ़ाया। प्लीज इस पैसे से 2 रिंग्स बना दीजिए, सबसे सिंपल वाले। उसने बॉक्स खोला जिसमें बहुत सारा पैसा था। ये देखकर मुझे शौक लगा। मेरा खून जम गया। ये वही पैसे थे जो 6 साल पहले मैंने उस पर फेंके थे। हमारा ब्रेकअप करवाया था, सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। 6 साल तक जब उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, जब भूख से उसका पेट दर्द करता था, उसने इसमें से 1 रुपया भी नहीं छुआ। समर मेरी तरफ घूमी। नेथन, उस टाइम तुमने इस पैसे से हमारा पास्ट खरीद लिया था। आज मैं इससे तुम्हारी आगे की लाइफ लॉक कर रही हूँ। आज के बाद तुम पर मेरा जो भी लोन है,
तुम पूरी लाइफ उसे चुकाने में लगाओगे। मैंने उसे कसकर पकड़ा। ठीक है, मैं पूरी लाइफ उसे चुकाऊंगा। हमारी शादी की लाइफ मौत के मुंह से निकली हुई एक ड्रीम जैसी थी। अगले 30 सालों में हमने वो लाइफ वापस जी जो खोई थी। समर एक बहुत बड़ी डॉक्टर हेल बन गई और मैं एक हैप्पी बूढ़ा इंसान बन गया। 70 की एज में बीमारी की वजह से मैं आईसीयू में एडमिट हुआ। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। डॉक्टर हेल, मैं 70 साल का हो गया। आपको मुझे इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। तुम ही ने कहा था ना कि मैं 3 महीने भी जिंदा नहीं रहूंगा, याद है? मेरे जाने के बाद मेरी मेडिकल फाइल लेना और उस पर एक पेपर पब्लिश करना। अपने फ्री टाइम में दोस्तों के साथ पार्क में डांस करना, गार्डन की देखभाल करना। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद तुम मुझसे बोर हो गई होगी। हम दोनों के लिए इस दुनिया को देखना और मेरे पास जल्दी आने की कोशिश मत करना। जैसे ही पत्ते गिरे, मेरा टाइम इस दुनिया में खत्म हो गया। समर के हाथ में हाथ डालकर मैंने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये 5वां साल था जब समर मेरी कब्र पर आई थी। उसने वहां के आदमी से पूछा, क्या इस साल नेथन का कोई लेटर आया? बूढ़े आदमी ने मेल बॉक्स देखा और सर हिला दिया। नहीं, इस साल कुछ नहीं आया, वो आखिरी था। पिछले 5 सालों से हर साल हमारी एनिवर्सरी पर उसे मेरा भेजा हुआ एक लेटर मिलता था। वो लेटर्स जो मैंने मरने से पहले छिप कर लिखे थे और उस आदमी को दिए थे ताकि वो हर साल एक एक करके दे। एक दिन पुरानी बुक्स को साफ करते वक्त समर ने एक ऐसी बुक खोली जिसे दादा से किसी ने नहीं छुआ था। पेजेस के बीच से एक लेटर जमीन पर गिरा। उस पर लिखा था, समर के लिए, ये 70 साल के बूढ़े का लेटर नहीं है। ये 40 साल पहले एक ऐसे नेथन का लिखा है जो विदेश में फंसा था, ड्रग ट्रायल से गुजर रहा था। उसका असली लास्ट लेटर। मुझे सॉरी बोलना है। मुझे सॉरी बोलना है कि मैंने तुमसे ऐसी इंसल्ट करके ब्रेकअप किया। मेरा परिवार बैंकरप्ट हो गया था। मैं विदेश के एक अंडरग्राउंड क्लिनिक में टेस्ट सब्जेक्ट था। मैंने आज एक नई मेडिसिन का टेस्ट खत्म किया है। ऐसा लगता है मेरी बोन्स टूट रही हैं। कुछ टाइम पहले चाइना टाउन की गली में मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा था, पर मैं बाहर नहीं आ सका। मैं डंपस्टर के पीछे छिप गया। जब भी तुमने मेरा नाम पुकारा, वो मेरी बोन्स में छप गया। समर, मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा। अगर मैं कल सुबह तक जिंदा रहा तो मैं प्लेन की टिकट खरीदूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। मुझसे नफरत मत करना, बस मुझे भूल जाना। लेटर समर के हाथ से जमीन पर गिर गया। उसने अपना चेस्ट पकड़ा, दर्द से रोने लगी और जमीन पर गिर गई। अगले दिन वो आदमी समर को मेरी कब्र के पास ढूंढता है। वो लेटर अपने चेस्ट से लगाए बैठी थी। उसके फेस पर कोई दर्द नहीं था, बस एक शांति थी। मैं पहले से ही वहां था। एक ट्री के नीचे अम्ब्रेला लिए खड़ा था, उसका वेट कर रहा था। समर, तुम आ गई। आओ, मेरे पास अम्ब्रेला है। किस्मत में कुछ मिलना पहले से ही लिखा होता है। समर और नेथन को हमेशा एक साथ ही होना था, बस ये टाइम की बात थी। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning at all.
lived in loss, and time let us hold what voices can't. Names erased, yet never gone. Who now blesses gods above, when even gods must stand? Praise a fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin, dream of home, of voices true, far beyond your sleep. We are waiting for you. Even the longest journey must come